वेलकम स्टोरी किंग 4.0 सब्सक्राइब माय चैनल। रौनक किंग ऑफ वर्ल्ड चवंत सुनहरा आयाम। एक प्यारी सी दुनिया जहां हर और हरियाली दिखाई दे रही थी। पंछी पेड़ों पर बैठकर चहचहा रहे थे। हिरन और जंगली जानवर इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। मौसम इतना प्यारा था कि हर इंसान इस जगह से पर अपना आशियाना बना ले। भीनी भीनी फूलों की खुशबू मौसम को और खुशनुमा बना रही थी। बड़े पेड़ों की डालियां हवा में हिचकोले खा रही थी। ये जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी अनुभूति दे रही थी। ये जगह किसी वादी के जैसी दिख रही थी जो चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में थी। इन सब के बीच एक आदमी जिसकी सूरत इतनी मनमोहक थी कि कामदेव भी उसके सामने दम भरे। उसके वो काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने दूध जैसे सफेद कपड़ों को पहना था। वो जिस जगह पर बैठा था उसके आसपास कई जानवर चुपचाप बैठे हुए थे, वो भी बिना किसी आवाज के। ऐसा लग रहा था मानो वो जानवर इस आदमी को परेशान करने से डर रहे हो। उस आदमी के हाथों में एक पेड़ का पत्ता था जिससे वो मधुर संगीत बजा रहा था। उस संगीत की धुन इतनी मधुर थी कि वातावरण भी खुशी से झूम रहा था। कुछ 20 मिनट तक इस आदमी ने संगीत बजाए, फिर उसने उस पत्ते को हाथ से छोड़ दिया और वो पत्ती हवा में उड़कर कहीं दूर चली गई। वो आदमी अपने जगह से उठकर पास में ही बनी अपनी एक कुटिया के आंगन में चला गया। उसके जाने के बाद सभी जानवर भी वहां से जंगल की ओर चले गए। ऐसा लगा मानो वो जानवर भी बस ये संगीत सुनने ही इस जगह पर आए थे। वो आदमी अपनी कुटिया के बाहरी भाग में बने एक पत्थर के आसन पर बैठ गया और शांत मुद्रा में ध्यान करने लगा। उस आदमी की हरकतों से लग रहा था वो इस जगह से कहीं नहीं जाना चाहता था। कुछ 2 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसे अपने सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर उसने बस सिर हिला दिया और अपनी कुटिया में चला गया। वो बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे गया और जहां वो व्यक्ति बैठा था उसके बगल में जाकर बैठ गया। उस बूढ़े के चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसके आंखों को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके ज्ञान का भंडार छिपा हो। उसकी आभा भी प्राचीन देवता की तरह दिखती थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, रोनन, क्या ये जगह तुम्हें इतना पसंद है जो तुम यहाँ से जाने की कोशिश भी नहीं करते? उस दूसरे व्यक्ति का नाम रोनन था, जो यहाँ हजारों वर्षों से था। उसने कई बार इस जगह से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश हर बार नाकाम ही रही, तो उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। भले ही ये जगह स्वर्ग जैसी दिखती हो, लेकिन ये जगह एक पिंजरे जैसी थी। यहाँ से न कोई बाहर जा सकता था और न ही कोई अंदर आ सकता था। ये जगह एक सुनहरे पिंजरे जैसी थी। पिंजरे भले ही सोने का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। रोनन ने उस बूढ़े की सवाल सुनकर उसकी ओर मुड़ा और एक फीकी सी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए बोला, क्या बूढ़े बाबा, आप तो जानते ही हो इस जगह से कोई बाहर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि कोई देवता भी इस जगह पर एक आम इंसान बन जाता है। उस बूढ़े ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि तुम्हें इस जगह से बाहर जाने का मौका मिला तो तुम क्या करोगे? उस बूढ़े की बातों को सुनकर रोनन कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, बूढ़े बाबा, अगर मुझे बाहर जाने को मिला तो मैं सबसे पहले अपने लोग जाकर अपनी सत्ता को वापस लूंगा और सभी गद्दारों को मौत के घाट उतार दूंगा। बूढ़े ने उसकी बातों को सुनकर एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर उसने रोनन की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या कहा? तुम्हें यहाँ से आजादी मिलेगी, फिर भी तुम्हें मरने मारने की पड़ी है? बूढ़े की आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। रोनन ने भी पहली बार बूढ़े को गुस्से में देखा था। ऊपर से उस बूढ़े की आंखें, ऐसा लग रहा था मानो वो बूढ़ा उसके अंदर तक झांक सकता हो। रोनन भी थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, और क्या करना है मुझे? मेरी एक ही तो मंजिल है, और अब तक तो मेरे परिवार के सारे लोग भी मार दिए गए होंगे ही, कम से कम उनके आत्माओं को शांति तो मिलेगी। बूढ़ा अब तक अपनी आभा को कम कर दिया था और अपनी आंखों को दूसरी ओर फेरते हुए कहा, किसने कहा कि तुम्हारे सारे परिवार वाले मार ही दिए गए होंगे? ये तो बस तुम्हारी ही कल्पना है ना। रोनन ने भी बूढ़े की बातों पर विचार किया और मन ही मन सोचा, बात तो सही है, हो सकता है अब तक वो जिंदा हो, लेकिन मेरी मंजिल तो वही है ना। रोनन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। वहीं बूढ़ा रोनन को ही देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जब रोनन बहुत देर तक ही चुप ही रहा तो बूढ़े ने बोला, इंसान हमेशा से एक ही मंजिल को सर्वोपरि मानता है, इसलिए वो कभी आगे सोच ही नहीं पाता और उस मंजिल की बंधन में बंध जाता है। इंसान को कभी भी खुद से ही कोई मंजिल निर्धारित नहीं करनी चाहिए। उसे हमेशा कर्म पर केंद्रित रहना चाहिए, फल तो खुद मिल जाएगी। बूढ़े की बातों ने रोनन के दिल को झकझोर दिया। बात तो सही ही थी, लोग हमेशा एक जगह पर सीमित होकर खुद को बांध लेते हैं। जैसे कि कोई पैसे वाला व्यक्ति हमेशा पैसे के पीछे भागता है, लेकिन इसी चक्कर में वो अपने परिवार और समाज से दूर होता जाता है।
वही कोई गरीब आदमी खुद को गरीब मानकर ज्यादा मेहनत या आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करना चाहता। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां व्यक्ति अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ा है और दुनिया में कई महान काम किए हैं। रोनन ने बूढ़े की सारी बातें सही लगी, लेकिन एक बात सोचकर वो मायूस हो गया। वो उसकी ओर देखकर दुखी शक्ल से बोला, आपकी बातें सही है, लेकिन इस आयाम से बाहर निकलना असंभव है, और निकल भी गए तो ये निश्चित नहीं है कि हम इस आयाम के रक्षकों को चकमा दे पाएंगे। दरअसल ये जगह एक आयाम थी। आयाम एक दुनिया जैसी ही होती है जो कि सभी ओर से बंद होती है और अंदर के सभी जीव जंतु बस इस जगह पर ही फंसे रह जाते हैं। इसे एक जेल मान सकते हैं जहां बस ताकतवर लोगों को कैद करके रखा जाता है। रोनन को भी इस जगह पर उसकी एक प्रेमिका ने देवताओं के साथ मिलकर कैद कर दिया था। उस लड़की को रोनन की गद्दी चाहिए थी और देवताओं को रोनन से छुटकारा। तो एक साथ दोनों का ही काम हो गया और रोनन को यहाँ बंदी बना लिया गया। ये सब हुए अब हजारों साल हो चुके हैं। रोनन तब से ही यहाँ कैदी की तरह अपना जीवन गुजार रहा है। बूढ़ा शायद इन सभी चीजों को जानता था या नहीं, लेकिन उसने रोनन को अपने नजदीक आने का इशारा किया। रोनन भी उसके समीप चला गया। उसे भले ही इस बूढ़े से दिव्यता की अनुभूति होती रहती थी, लेकिन बूढ़े में उसने कभी भी कोई नुकसान पहुंचाने की भावना को महसूस नहीं किया था। बूढ़ा रोनन के कानों के पास जाकर उसके कान में कुछ बातें कहा और जोर से बोला, जाओ, नई जगह पर तुम्हारी जिंदगी के लक्ष्य की शुरुआत वहीं से होगी। फिर उसने चुटकी बजाई और रोनन वहां से गायब हो गया। बूढ़ा आसमान की ओर देखते हुए बोला, अब बहुत सी चीज बदलने वाली है। फिर वो बूढ़ा भी वहां से गायब हो गया। क्या कहा था उस बूढ़े ने रोनन के कानों में? क्या बदलने वाला है अब? जानने के लिए पढ़ते रहे अगला चैप्टर। चटू, ये कहाँ आ गया रोनन? कहीं दूर ब्रह्मांड के एक कोने में एक व्यक्ति जो कि 18 से 19 वर्ष का होगा, वो भागते हुए सीधा भागा जा रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके जान के पीछे पड़ा हो। वो कुछ बड़बड़ाते हुए सा भागा जा रहा था। उसके पीछे कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति अपने हाथ में डंडे लेकर भाग रहा था और वो जोर से बोल रहा था, ओए रुक, कहाँ भाग रहा है? आज तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। शायद इसी व्यक्ति की डर से वो पहला आदमी भागा जा रहा था। पहला आदमी कुछ 200 मीटर भागा और फिर जाकर सामने एक बड़ी सी खाई आ गई। वो आदमी वहीं रुक गया और सीधा तनकर खड़ा हो गया। उसने पीछे देखा तो उसे गहरी खाई दिखाई दी और सामने देखा तो उसे एक आदमी डंडा लेकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। जैसे मानो वो बोल रहा हो, भाग, अब कहाँ भाग कर जाएगा, आज तो तू गया बेटा। पहला आदमी डरते हुए बोला, देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, अबे कौन सा परिवार? तूने आज तक अपने परिवार में से किसी को देखा भी है? वो आदमी डंडा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। वही पहला व्यक्ति डरते डरते पीछे जा रहा था। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो खाई के किनारे रखे पत्थर पर गिर गया, जिसके कारण उसके सिर में चोट लगी और उसके सिर से खून निकलने लगा। तभी वो डंडे वाला आदमी भी ये देखकर डर से रुक गया। डंडे वाला आदमी अब डर से पीछे जाने लगा और बड़बड़ाने लगा, अरे ये क्या हो गया? मैंने इसे नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। और वो वहां से उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। दूसरी ओर वो व्यक्ति जिसके सिर पर चोट लगी थी, उसकी आंखें अब धुंधली होने लगी थी। उसे अब कुछ नहीं दिख रहा था। वो थोड़ी देर तक नशे की हालत वाले आदमी जैसे हिलता डुलता रहा और वही जमीन पर धड़ाम से गिर गया। फिर कहीं से एक तेज रोशनी का विस्फोट उसके शरीर में हुआ। वो व्यक्ति को अभी बेहोश ही हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ और अपने आसपास देखने लगा। वो ऐसे अपने आसपास देख रहा था जैसे मानो वो इस जगह से बिल्कुल अनजान हो। फिर उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो उसे अपने सिर से खून निकलने की अनुभूति हुई। उसने अपने कमर में बंधे एक रेशम के कपड़े के टुकड़े को कमर से खोला और अपने सिर पर बांध ली ताकि खून रुक सके। वो आदमी खड़ा हुआ और खुद से ही बोला, ये कौन सी जगह है और ये किसका शरीर है, और मैं इस जगह कैसे पहुंच गया? दरअसल ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नर्क सम्राट रोनन ही था। उसे कुछ नहीं पता कि उसके सुनहरे आयाम से निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ और वो इस शरीर में कैसे आ गया। उसे तो लगा था कि उसकी आत्मा उस आयाम से निकलने के बाद उसके अपने शरीर में जाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। वो फिर अपने दिमाग पर जोर दिया कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था जिसने इतनी आसानी से ही उसे उस आयाम से निकल दिया और किसी और के शरीर में डाल दिया। और उसे ये भी याद नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े ने उसके कानों में क्या कहा था। उसे बस इतना याद था कि उस बूढ़े ने उसके कानों में कुछ कहा, फिर उसने चुटकी बजाई और वो वहां से गायब होकर इस शरीर में आ गया। फिर उसने इन सभी ख्यालों को दिमाग के एक कोने में डाल दिया और इस शरीर की यादों को देखने लगा।
उसने बस कुछ सेकंड में ही इस शरीर की सारी जानकारी ले ली। इस शरीर के मालिक का नाम भी रोनन अग्निहोत्री था। वो दिखने में काफी सुंदर, लंबा चौड़ा और अच्छी वेशभूषा वाला आदमी था। बस उसकी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी ही थी। वो शरीर से तो 19 वर्ष का हो गया था, लेकिन उसकी समझ अभी भी 5 साल के बच्चे जैसी थी। वो बिल्कुल चुपचाप रहता था। उसे बस कभी भूल लगती तो किसी दुकान में जाकर बिना किसी से पीछे कुछ उठाकर खा लेता और फिर कहीं जाकर आकाश की ओर एकटक देखा करता था। लोगों को लगा कि ये उसकी चोरी की आदत धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही करता था। उसके इन्हीं हरकतों के कारण वो डंडे वाला आदमी इसके पीछे पड़ा था। इस रोनन को तो ये तक नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। उसने जब से आंखें खोली थी, उसकी देखभाल एक बूढ़ा व्यक्ति करता आया था, जो कि इस गांव का एक सम्मानित व्यक्ति था, जिसे रोनन दादाजी कहा करता था। वो पहले जब भी कहीं से कुछ लेता तो उसके दादाजी सामने वाले को पैसे दे देते और बात वही खत्म हो जाती थी। लेकिन 6 महीने पहले ही उसके दादाजी कहीं गायब सा हो गए था। किसी को कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गए। बस उसी दिन से ही इस रोनन की जिंदगी बदतर होती जा रही थी। उसे दिन रात लोगों के ताने सुनने पड़ते थे और इधर उधर भागना पड़ता था। आज तो एक व्यक्ति डंडे से उसे मारने ही पहुंच गया। रोनन ने ये सब चीजें चंद सेकंड में देख ली थी। उसने सभी चीजों में एक खास बात पर ध्यान दिया था कि उसके दादाजी हमेशा उसे समझाते थे कि उसे खुद को ताकतवर बनाना है। वो एक बड़े परिवार से संबंध रखता है, इसलिए ही इस रोनन ने उस डंडे वाले व्यक्ति को अपने परिवार की धमकी दी थी। रोनन ने खुद को स्थिर किया और खड़ा होकर चल पड़ा अपने घर की ओर। उसका घर इस गांव के अंत में सबसे आखिरी में थे। वो बिना इधर उधर देखे सीधे अपने घर पहुंच गया। वहीं अगर ये पुराना रोनन होता तो वो अपने घर के जगह किसी सुनसान जगह जाकर आसमान की ओर ताकता रहता। रोनन सोचता जा रहा था कि वो आयाम में वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था और उसने उसे इस शरीर तक कैसे पहुंचाया। क्या वो कोई प्राचीन देवता थे? ऐसे कई सवाल और मन में कई उलझने लिए हुए घर में घुस गया। घर में घुसते ही उसने देखा कि 4-5 नशेड़ी लोग उसके घर के बरामदे पर लेटे हुए हैं। उन सब ने भी उसे देखा। उनमें से एक हंसते हुए बोला, अरे देखो ये पागल फिर यहाँ आ गया। दूसरा भी हंसते हुए बोला, अरे कोई जाकर इसे यहाँ से भगाओ। इसे देखते ही सारा नशा उतर गया, लगता है अब एक और चढ़ानी पड़ेगी। तीसरा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, ए पागल चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी सारा पागलपन उतार दूंगा। रोनन का अभी कई बातों को सोचकर दिमाग खराब था, ऊपर से ये नशेड़ी दिमाग का दिन कर रहे थे। उसने उनके और मुड़कर बोला, देखो अभी मेरा दिमाग सही नहीं है, इसलिए चुपचाप 2 मिनट के अंदर यहाँ से भाग जाओ। ये बात उन नशेड़ियों के ईगो पर आ गई कि एक पागल उन्हें धमकी दे रहा है। पहला नशेड़ी उठ खड़ा हुआ और रोनन पर झटपटा मारने उसके ओर दौड़ा, लेकिन रोनन ने बस अपना हाथ झटका और वो व्यक्ति सीधा घर से बाहर जा गिरा। कड़ कड़ की आवाज आती हुई सुनाई दी, ऐसा लगा मानो कि उसकी कई हड्डियां टूट गई हो। तभी रोनन बचे हुए आदमियों की ओर मुड़ा और अलग ही तेवर में बोला, तुम लोग यहाँ से भागोगे या तुम्हें भी वैसी ही मरम्मत चाहिए? सभी नशेड़ी डर कर भाग खड़े हुए। उनके ग्रुप का लीडर वो पहले वाला व्यक्ति ही था और वो ही सबसे ज्यादा ताकतवर था। जब वही नहीं टिक पाया तो बाकियों का तो कुछ बचता भी नहीं, शायद उनकी सभी हड्डियों का चूरन बना दिया जाता। रोनन सीधा घर के अंदर बने एक कमरे में चला गया। इस घर में एक ही कमरा था जहां आप रोनन और उसके दादाजी रहा करते थे। ये घर ज्यादा बड़ा नहीं था, इसमें बस 2 कमरे थे और एक छोटा सा बरामदा था। एक कमरे में रसोई घर था तो दूसरे कमरे में बेडरूम। यो बेड पर जाकर सोचने लगा कि अब उसे आगे क्या करना है। रोनन ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे के एक तरफ कुछ पुरानी सी धूल से सनी हुई किताबें रखी थी। उसके पास ही एक बक्सा था जिसमें मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कमरे के दूसरे कोने में एक पानी का मटका और उसके ऊपर एक मिट्टी की ग्लास रखी हुई थी। कमरे के एक कोने में चिमनी बनी हुई थी जो कि ठंड में आग जलाने के काम में आती होगी। रोनन अपने जगह से उठ खड़ा हुआ और उस बक्से के पास चला गया। उसे लगा कि इसमें कुछ मिल जाए जो उसके कुछ काम आ जाए। जैसे ही उसने बक्सा खोला तो वो तो पूरा खाली था। ऐसा लग रहा था जो भी सामान था वो पहले ही किसी ने खाली कर दिया था। शायद वो उन नशेड़ियों का काम होगा। वो बक्से को बंद करके आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी नजर बक्से के अंदर वाले भाग पर पड़ी। बक्से के तल की एक कोने की लकड़ी हल्की निकली हुई थी। रोनन ने उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर की ओर खींचा। उस लकड़ी की बाहर निकलते ही उस बक्से में बचे लकड़ी के टुकड़े भी अपनी जगह पर से हिल गए और अब रोनन को समझ आया कि ये बक्सा 2 भागों में बांटा गया था। ऊपर वाला भाग तो बस दिखने के लिए थे। बक्से के दूसरे भाग में जरूरी सामान रखा जा सकता था।
रोनन ने एक एक करके सभी लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाला। उसे उसके अंदर एक चाबी और एक कागज का टुकड़ा मिला। उसने उस चाबी को एक और करके उस कागज के टुकड़े को उठा लिया। उसमें एक नोट लिखा था जो कि शायद उसके दादाजी ने छोड़ी होगी। अब रोनन ने उस कागज में लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। उस टुकड़े में लिखा था कि रोनन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा असली दादा नहीं हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी देखभाल करने को कहा गया था। मैंने तुमसे बस ये बात झूठ बोली थी, बाकी मेरी सभी बातें सही थी। तुम सच इस दुनिया के एक ताकतवर परिवार से संबंध रखते हो, लेकिन ये तुम्हें तभी पता चलेगी जब तुम ताकतवर बनोगे। ये चाबी मेरे खास कमरे की है जो कि इस कमरे में लगी खाट के नीचे बनी हुई है। वहाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें रखी है, शायद ये तुम्हारे कुछ काम आ सके। वो कागज के टुकड़े में बस इतना ही लिखा था। रोनन ने उस टुकड़े को पास में ही जल रही आग में फेंक दिया और वो टुकड़ा तुरंत जलकर राख हो गया। रोनन चाबी लेकर उस खाट के पास पहुंच गया। उस खाट को उसने एक और खिसकाया। वहां उसे सच में एक चाबी जितना छोटा छेद दिखाई दिया। रोनन ने वो चाबी उस छेद में जैसे ही डाला, उस जगह पर एक आदमी जितने बड़ा दरवाजा खुलने लगा। रोनन ने नीचे देखा तो वहां उसे सीढ़ियां नीचे जाती हुई दिखाई दी। रोनन उस कमरे में जाने लगा और उसने उस खाट को वापस उस दरवाजे के ऊपर खींचकर रख लिया और उस दरवाजे को ऊपर से बंद कर दिया। रोनन जैसे ही उस कमरे में गया, तभी दूसरी ओर कई आदमी हाथ में डंडे और छोटे मोटे हथियार लेकर उसके घर में घुसने लगे। सभी काफी गुस्से में दिख रहे थे। उनमें से एक बोला, बॉस आज उस पागल का काम तमाम कर देंगे जिससे कि ये घर हमारा हो जाएगा। दूसरा भी बोला, ये सही कह रहा है बॉस, वैसे भी उस पागल के मरने पर लोग उल्टा हमें ही दुआएं देंगे क्योंकि सभी उस पागल से परेशान है। कौन थे वे लोग? क्या मिलेगा रोनन को उस कमरे में? क्या है रोनन के परिवार की कहानी? रौनक किंग ऑफ वर्ल्ड चथरी गुरुदत्त आश्रम। जो लोग रोनन के घर में आ रहे थे उन्होंने बिना इधर उधर देखे या किसी से बिना पूछे जी रोनन के घर के अंदर चले गए। इन समूह में वो नशेड़ी लोग भी थी जिन्हें कुछ समय पहले रोनन ने डराकर भगा दिया था। शायद वही लोग अपने ग्रुप में आए थे ताकि रोनन से बदला ले सके। वो सभी घर के भीतरी भाग में आ गए। तभी उनमें से एक व्यक्ति जो उन सभी में सबसे ताकतवर दिख रहा था, वो चारों ओर नजर दौड़ाता है लेकिन उसे रोनन कहीं नहीं दिखता है। वो अपने साथ वाले एक व्यक्ति को गुस्से से देखते हुए पूछता है, कहाँ गया वो पागल? तुमने तो कहा था वो अपने घर पर ही है। जब वो अपने घर पर ही है तो क्या उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया? वो आदमी डर से थरथराते हुए बोलता है, बॉस मैंने उसे यही देखा था, उसने ही रामू का ये हाल किया है। शायद वो डरकर भाग गया होगा। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। उसे लगा होगा कि हम लोग उसे मारने आएंगे तो वो पहले ही किसी बिल में छुप गया होगा। शायद उस व्यक्ति की बात थोड़ी बहुत तो सच्चाई तो थी। रोनन अभी बिल में ही तो था ना? हाँ, बस छिपा हुआ नहीं था। उनका बॉस फिर थोड़ा सोचते हुए कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी वो पागल सारा दिन तो भटकता ही रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग यहीं रुकेंगे। भले वो पागल यहाँ आए या ना आए, ये घर तो हमारा होकर ही रहेगा। उसकी शक्ल थोड़ी सुंदर है तो क्या आज उसका पूरा नक्शा ही बिगाड़ देंगे और यहीं दफन कर देंगे। इन लोगों को ये नहीं पता था कि जिसके बारे में ये बातें कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में कईयों को ऐसी ऐसी सजा दे चुका है जिसके बारे में लोग सोचकर भी कांप जाए। वो सभी उस घर के बाहर बैठकर वापस नशे करने लगे। उन सबके पास एक खास प्रकार का मदिरा था जो कि इस गांव के लोगों का पसंदीदा था। वहीं दूसरी ओर रोनन उस बंद तहखाने जैसे कमरे के सीढ़ियों से नीचे उतरता जा रहा था। वो सीढ़ी काफी अंदर तक बनी हुई थी। रोनन अब तक लगभग 100 सीढ़ी नीचे उतर चुका था, लेकिन वो सीढ़ी खत्म हो ही नहीं रही थी। रोनन जब 100 सीढ़ी नीचे उतरा तो उसे समतल जमीन होने का आभास हुआ। वो सीधी दिशा में चलने लगा। वो जगह काफी अंधकार में था। ऊपर से सभी ओर से ठंडी हवाएं आ रही थी। रोनन को थोड़ी परेशानी तो हो रही थी, लेकिन उसने अपना सफर जारी रखा। कुछ 50 मीटर के बाद उसे महसूस हुआ कि वहां एक पुराना दरवाजा जैसा कुछ है। उसने उस दरवाजे को धक्का दिया। वो दरवाजा कर सा आवाज करता हुआ खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक तेज रोशनी रोनन के आंखों में पड़ी। इस कारण से उसने अपने आंखों को हाथों से ढक लिया। कुछ समय बाद उसने अपने हाथों को नीचे किया तो उसे कमरे का नजारा साफ साफ दिखने लगा। वो रोशनी कमरे के ऊपर लगी कुछ मोतियों से आ रही थी। कमरे के बीचों बीच कुछ अंगूठियां रखी थी। वही कमरे के 2 दीवारों पर किताबें अच्छे से सजाई हुई थी। कमरे के एक और कुछ बक्से रखे हुए थे। रोनन को अंगूठी के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वो बहुत बड़े दुनिया से आया था।
जहां ऐसे अंगूठी को संचय अंगूठी कहते थे, लेकिन ऐसी अंगूठी उसकी दुनिया में गरीब लोगों के पास हुआ करती थी। पैसे वाले और ताकतवर लोग अपना स्पेस टनल जैसा एक थैली रखते थे, जिसमें इन मामूली अंगूठी से 100 गुना ज्यादा जगह हुआ करती थी। रोनन उन अंगूठियों को नजरअंदाज किया, वो सीधा उन किताबों की को गया। उसे अब तक इस जगह की जानकारी नहीं थी। उसने सभी किताबों को एक एक करके पढ़ना शुरू किया। उसे इन किताबों से बहुत सी जानकारी मिली, जैसे कि ये दुनिया उसकी दुनिया से काफी हद तक मिलती थी, लेकिन ये दुनिया उसकी दुनिया के मुकाबले कुछ भी नहीं था। ये इस ग्रह का नाम एस्लोन है। यहाँ के लोग भी खुद को ताकतवर प्राकृतिक ऊर्जा और जड़ी बूटियों से ही बनाते हैं। बस फर्क इतना था कि इस दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जा बहुत पतली और खराब थी, इसी वजह से यहाँ के लोग ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाते। रोनन जिस गांव में था वो एक कस्बा था जो कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ था। ये कस्बा शौर्य साम्राज्य के अंदर आता है। इसे साम्राज्य को शुक्ला परिवार नियंत्रण करता है। ये साम्राज्य काफी छोटा सा है। इस साम्राज्य के बाहर भी कई बड़े साम्राज्य है, जो चाहे तो कुछ ही दिनों में इस साम्राज्य को खत्म कर दे। लेकिन इस साम्राज्य के एक और समुद्र है, तो बाकी के 3 हिस्से रेगिस्तान और घने जंगलों से घिरे हुए थे। यहाँ आप शक्ति का स्तर ऊर्जा संघनन स्तर से शुरू होता है और सबसे अंत हेवनली सम्राट स्तर है। किताब के अनुसार इससे भी ऊपर के लेवल के कुछ लोग हैं जो अपना स्तर किसी को नहीं बताते और सबसे छिपकर रहते हैं। वो लोग बस तभी बाहर निकलते हैं जब उनके देश या पूरे ग्रह पर कोई विपदा आती हो। रोनन को ऊर्जा स्तर की जानकारी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस अपने आसपास के क्षेत्र की जानकारी पता करना था। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपने दुनिया में जा सके, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। उसे खुद से ही अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसने किताबें एक और रखी और उन रखे हुए बक्से की ओर बढ़ गया। उसने एक बक्सा खोला तो उसके नाक में एक भीनी सी खुशबू आ गई। उस बक्से में कई जड़ी बूटी रखी हुई थी। उसने सभी बक्सों को एक एक करके देखा तो सभी में जड़ी बूटियां और उनसे गोलियां बनाने की विधियां रखी हुई थी। अब रोनन अंगूठियों की ओर बढ़ा। उसने एक अंगूठी उठाई, उस पर अपनी सिर से बहते हुए खून की एक बूंद डाली, जिससे अंगूठी खुल गई। रोनन ने उनमें झांक कर देखा तो उसमें कई लाख स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। उसी तरह एक एक करके उसने सभी अंगूठियों को खोलकर देखा। उसे कुल 10 उच्च स्तर की ऊर्जा मोती, कुछ 100 निम्न स्तर की ऊर्जा मोती, कुछ 800 लो स्तर की ऊर्जा मोती और ढेरों स्वर्ण मुद्राएं मिली। लेकिन इन सभी में रोनन की नजर एक खास कपड़े पर पड़ी। कपड़े कुछ खास नहीं थे, कपड़े पर बने चिन्ह खास थे। उन कपड़ों पर एक सुनहरे चील जो कि एक तलवार पर बैठा था वो दिखाई दिया और उसके नीचे लिखा था गुरुदत्त आश्रम। उसने ये चिन्ह सभी किताबों और उन बक्सों ने रखी हुई किताबों पर भी देखा था। रोनन समझ गया कि इस आश्रम से या तो उसके दादा या उसका कुछ न कुछ तो संपर्क था, इसलिए तो सभी चीजों पर वो चिन्ह और उस जगह का नाम लिखा था। रोनन ने इन सब ख्यालों को एक और झटका और उन बक्सों में से कुछ जड़ी बूटियां निकलकर उसे हाथ से ही पीसकर उसका रस पीने लगा, जिससे उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। वो उन ऊर्जा मोतियों में से लो स्तर की मोतियों को अपने चारों ओर बिखेर दिया और अपना शक्ति बढ़ने वाला ही था कि उसे याद आया कि वो अपने दुनिया की शक्ति हासिल करने वाले तरीके से तो अभ्यास नहीं कर सकता। ऐसा करने पर तुरंत उसके दुश्मनों को उसकी जानकारी मिल जाएगी और वो यहाँ किसी न किसी तरह यहाँ आ ही जाएंगे। रोनन को याद आया कि जब वो सुनहरे आयाम में कैद था तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे कई विधियां बताई थी को रोनन ने कभी नहीं सुनी थी और वो सभी काफी प्राचीन भी लगती थी। रोनन ने काफी देर तक सोचा, फिर उसने उन्हीं में से एक विधि जो कि स्वर्गीय संपन्न विधि थी, उस विधि से ही ध्यान लगाने लगा। वो कुछ 10 मिनट तक ही उस विधि से अभ्यास किया, लेकिन वो विधि इतनी अद्भुत थी कि उससे रोनन की शक्तियां तुरंत ही कई लेवल ऊपर चली गई। उसने आंखें खोली तो उसके आसपास की सभी ऊर्जा मोतियां धूल बन गई थी, क्योंकि सभी ऊर्जा मोतियों में से ऊर्जा उसने सोख ली थी। रोनन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उन सभी अंगूठियों को एक अंगूठी में रखा और उसने अपने काम की जड़ी बूटियां भी अपने उसी अंगूठी में रख ली। किताबों की जानकारी तो पहले ही उसने याद कर लिया था, तो उसे ले जाना वैसे भी कोई लाभदायक नहीं था। वो अब उस कमरे से बाहर सीढ़ी के रास्ते ऊपर आने लगा। वो ऊपर अपने कमरे में खाट के नीचे बने दरवाजे से बाहर आ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो अब अगली दिन की सुबह होने वाली थी। इससे उसे महसूस हुआ कि वो उस बंद तहखाने में कई घंटों से बंद था। वो अब घर से बाहर निकल पड़ा, इस कस्बे से बाहर जाने के जानकारी निकलने के लिए। वो कभी भी इस कस्बे से बाहर नहीं गया था और उसके दादाजी ने भी कभी इसकी जानकारी नहीं दी थी। वो जैसे ही कमरे के बाहर आया तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसका गुस्सा इतना तेज था कि उसके शरीर से निकली आभा के कारण आसपास की चीजें टूटने लगी।
क्या देखा रोनन ने कमरे के बाहर? क्या था गुरुदत्त आश्रम का राज? टू बी कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।